दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले एक मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ। हमारी वीडियोस देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हर एपिसोड एंजॉय करते हैं, लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। अगर आप भी उन्हीं 80% लोगों में से हैं, तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और हाँ, अगर आपको लगे कि ऐसी और भी दिलचस्प स्टोरीज मिस नहीं होनी चाहिए, तो बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। पिछले भाग में अनाया अपनी माँ सुधा के साथ वीरपुर की उस पुरानी हवेली में आती है जहाँ एक पुरानी डरावनी पूजा और सदियों पुराना सौदा उनके खून से बंधा है। कहानी फिर 1930 में जाती है जहाँ गरीब किसान मोहन तहखाने में जाकर रघुनाथ सेठ की बहन सविता को एक विकृत मूर्ति के सामने किसी अजीब तांत्रिक अनुष्ठान में देखता है और वहीं से उसकी किस्मत बदल जाती है। अब कहानी आगे। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के बाहर हवाएं नहीं चल रही थीं, फिर भी पेड़ ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ा हो। मोहन अंधेरे से लड़खड़ाता हुआ अपने घर पहुंचा। मूर्ति को उसने अपनी छाती से इस तरह दबा रखा था जैसे वह खुद से अलग नहीं करना चाहता, या शायद मूर्ति उसे अलग नहीं होने दे रही थी। घर में घुसते ही उसने महसूस किया, मूर्ति गर्म थी। हाँ, एक पत्थर, लेकिन धड़क रहा था जैसे किसी का जिस्म, किसी जीवित शरीर की तरह। मोहन खुद से बुदबुदाया, मैंने मैंने क्या उठा लिया? छत से कोई तरल गिरने लगा। टप टप टप। मोहन ने ऊपर देखा। छत पर किसी की उल्टी लटकी हुई छाया हिल रही थी, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हो। वह चीखा, कौन है वहां? अगली सुबह बाहर से किसी की टूटी फूटी आवाज आई, मोहन, जल्दी बाहर आ, बड़ी अनहोनी हो गई। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। बाहर पहुंचते ही बाबू हाँफते हुए बोला, सविता, सेठ की बहन, उसकी लाश तहखाने में मिली है। मोहन की आंखों के सामने पिछली रात का डर फिल्म की तरह दोबारा चलने लगा। गांव एक कोने में जमा था। सबके चेहरे पर डर की परछाई थी। रघुनाथ सेठ धीरे धीरे आगे आए। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर एक अजीब शांति, जैसे मौत उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा, सविता तो सीढ़ियों से गिर गई थी। गांव वाले मान भी गए। किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि सेठ के घर के मामलों पर सवाल पूछने का मतलब होता था अगली लाश आपका अपना शरीर। पर एक बात साफ थी, सेठ की आंखों में लाश से ज्यादा डर किसी और चीज का था। मूर्ति की चोरी, मोहन की बेचैनी। रात होते ही मोहन सीधा गया पंडित रामशरण के पास। पंडित एक कोने में बैठा था, आंखें खोखली, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। मोहन बोला, पंडित जी, मुझे सच चाहिए। मूर्ति, कालनिधि तंत्रिश, ये सब क्या है? रामशरण कांपते हुए बोला, तूने क्या कर दिया मोहन? वह देवता नहीं है, वह एक जीवित सौदा है, जिस्म और खून का सौदा। मोहन हैरान। जिस्म? पंडित ने भयभीत आवाज में कहा। हाँ, जो उसे अपनाता है, उसका शरीर, उसकी रूह धीरे धीरे उसी की हो जाती है। उसकी भूख सिर्फ खून तक सीमित नहीं, वह शरीर को भी पकड़ता है, लालच को शरीर में उगाता है और फिर उसी शरीर से अपनी कीमत वसूलता है। मोहन को लगा उसका खून ठंडा पड़ गया है। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज़, दो लोगों के चलने की नहीं, एक भारी शरीर को घसीटने की आवाज़। मोहन ने झोपड़ी का पर्दा हटाया और सामने रघुनाथ सेठ, उनके पीछे गांव का ही हरिया। सेठ की आंखें मानो लपटें निकल रही हों, जैसे इंसान की नहीं, किसी दानव की हों। सेठ ने धीमी भारी आवाज़ में कहा, मोहन, जिस्म के सौदे में दखल देने की कीमत बहुत महंगी पड़ती है। मोहन बोला, मुझे मुझे नहीं पता था। सेठ हंसा, ये सौदा हमारे खून से बंधा है। हमने अपने जिस्म गिरवी रखे, आने वाली पीढ़ियों के शरीर तक बांध दिए, और तू उस सौदे को चुरा लाया। हरिया ने नीचे नजरें झुका दी। क्षमा कर दे मोहन, मैं तेरे खिलाफ नहीं था, पर सेठ जी के सौदे से कोई नहीं बचता। अचानक ने आगे कदम बढ़ाया, हाथ में एक पुरानी मुड़ी हुई लोहे की छुरी, उस पर तांत्रिक निशान उकेरे हुए। उसने फुसफुसाते हुए कहा, जब तक तू जिंदा है, सौदा अधूरा है, और अधूरा सौदा दानव को भूखा कर देता है। एक पल में छुरी चमकी। चीख नहीं थी, बस एक घुटी हुई आवाज, और फिर शांत,
पूरा गांव शांत, जैसे किसी ने रात की गर्दन दबा दी हो। मोहन वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गईं, जैसे कुछ देख रही हों, कुछ जो इंसानों को दिखना नहीं चाहिए। सौदा पूरा हो चुका था। वर्तमान में अनाया भयावह कहानी खत्म नहीं हुई थी। यह तो उसकी शुरुआत थी। हवेली में बैठी अनाया को अचानक तहखाने से ठंडी हवा नहीं, किसी के सांस लेने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई अभी भी सौदे का अगला शरीर ढूंढ रहा हो। और इस बार वह शरीर अनाया ही था।